एक होता है शख्स और एक होती है शख्सियत। एक घटना आपको बताना चाहता हूं। जयपुर में दीवारों पर चित्रकारी कोई नया शगल नहीं है। शहर को सुंदर बनाने के नाम पर चित्रकारी कई जगहों पर, कई दीवारों पर की गई है और इसी कड़ी में एक शख्सियत के चित्र को वहां पर उकेरा गया। शख्सियत कौन थी उस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन एक और शख्सियत को ये चीज़ नागवार गुजरी और उन्होंने वहां पर जाकर उस चित्र पर स्याही फेंकी। उनका ये कहना था कि हमारे देश के प्रति इनका कोई खास प्रेम रहा नहीं है, ऐसे में इन्हें सम्मान क्यों देना। उन्होंने इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई। अब बताता हूं वो शख्सियत कौन है। वो शख्सियत है अल्लामा इकबाल, एक कवि जिनकी दो छवि इतिहास में उभरकर सामने आती है। सवाल यह है कि क्या अल्लामा इकबाल, जिन्होंने खुद एक बार ये कहा था कि इश्क के इम्तिहान अभी और भी बाकी हैं, इतने सालों बाद उन्हें एक इम्तिहान से और गुजरना पड़ रहा है, क्या किसी कवि की छवि के आधार पर सम्मान डिसाइड होंगे, वो भी ऐसे वक्त में जब अल्लामा इकबाल के नाम पर मध्य प्रदेश की सरकार सम्मान देती है, जिनके नाम पर लाइब्रेरी है भोपाल में, जिनके नाम पर खेल मैदान है भोपाल में। क्या इसका मीनिंग निकाला जाए, ये सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे लोग किस तरह से हीरोज को ढूंढते हैं, हीरोज बनाते हैं। आप देखेंगे अपराधियों के भी अपने फैन क्लब्स होते हैं। अल्लामा इकबाल क्या एक ऐसी शख्सियत हैं कि उन्हें ये देश अपना हीरो माने, उनमें आइडियलिज्म खोजे। इसी सवाल पर आज प्रश्नकाल लेकर आया हूं मैं, स्वप्निल। स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट भारत शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं धरोहर बचाओ समिति के, और इन्होंने ही दरअसल आज अल्लामा इकबाल के चित्र पर स्याही फेंकी थी। सिद्धार्थ कुमार कवि हैं। एकलव्य सिंह विषय विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चंदू जैन जी इतिहासकार हैं और फारूक आफरीदी जी साहित्यकार हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं शुरुआत भारत भाई आपसे कर रहा हूं। क्या मकसद हल हुआ आज स्याही फेंक कर, या क्या उसके पीछे की सोच थी? देखिए, पहले तो मैं आपको इस चैनल समाचार प्लस का जो चैनल है इसको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि इतने गंभीर विषय पर आपने फोकस करके इस पर डिबेट आयोजित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषय को जनता तक पहुंचाने के लिए ये जो डिबेट की गई ये बहुत साधुवाद के योग्य है। बहुत बहुत आभार आपका। अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा किरदार जो कि कंप्लीटली पाकिस्तान परस्त रहा है, शुरुआत से नहीं। उसी की विचारधारा के कारण पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना। उसी की विचारधारा पे चल करके मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनाया। और ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जनक जो है वो अल्लामा इकबाल नहीं, पर इतिहास पाकिस्तान का जनक न जिन्ना को मानता है न अल्लामा इकबाल को मानता है। ये तो आप और हम ऐसे ही कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। वो उन्हीं के बीज बोए हुए हैं, उन्हीं के बीज बोए हुए हैं जिस कारण से पाकिस्तान बना। तो उस व्यक्ति का हिंदुस्तान की गलियों में चित्र किस लिए, इसी का हमने विरोध किया था। और क्या ये चित्र इसलिए लगाया गया था कि यहाँ के युवाओं के, यहाँ को जनता को उससे, उसकी जो विचारधारा, उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए? नहीं, पर उससे सारे जहां से अच्छा तो सुनना चाहिए। आपने सारे जहां से अच्छा पूरा पढ़ा है क्या, पूरा देखा है उनका क्या आपने? बिल्कुल। उसमें दो पंक्तियां और जुड़ी हुई है, गंगा वाली भी है, चाइना और अरब वाली भी है। चाइना और अरब वाली भी है। वो क्या हिंदुस्तान से मेल खाती है? हिंदुस्तान की विचारधारा, एक सनातन विचारधारा और भारतीय विचारधारा से मेल खाती है? कतई नहीं। तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो हम सारे यहां से अच्छा क्यों गाते हैं? एक मिनट, एक किरदार, एक रावण हमारे पुरातन काल में थे। वो बहुत ही महान पंडित, विज्ञान बहुत ही वो थे, लेकिन उन्होंने एक कृत्य किया, उसका आज तक लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से उनका पुतला। तो रावण के आगे थे की जगह था लगाना चाहिए ना, उसी राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से। हाँ। केवल एक कुकृत्य की वजह से उनका आज तक पुतला जलाते हैं। उनमें तो और कोई इसके अलावा कोई कमी नहीं थी। उन्होंने माता सीता का हरण किया था। इसी वजह से उन्होंने कितने ही अच्छे काम किए हों, लेकिन जब हिंदुस्तान के टुकड़े उस व्यक्ति ने
करवाए तो उसको हम हिंदुस्तान का आइडियोलॉजी वो कैसे मान सकते हैं? तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब अल्लामा इकबाल के नाम पर एक सम्मान होता है जिसमें 1 लाख रुपए भी दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार गलत कर रही है? हम उसको नहीं मानते साहब। स्पष्ट बात है, हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है इस विषय को लेकर के, कि ये जो इस प्रकार से जो आयोजन हो रहा है वो गलत हम मानते। तो एक चीज और बताइए, क्या हमें इंग्लैंड के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? इंग्लैंड ने तो हमें गुलाम बना कर रखा था, तो हमें कायदे से इंग्लैंड के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, हमें तो बाइकआउट करना चाहिए इंग्लैंड का। नहीं, खेल में ये चीज नहीं आएगी। अच्छा, हम नेल्सन मंडेला को अपना आइडल माने या ना माने, खेल में ये चीज नहीं आएगी। खेल में प्रतिस्पर्धा रहेगी। ये खेल नहीं है। नहीं, पर कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जो है वो कोई खेल नहीं है। आज भी पाकिस्तान की करेंसी पे अल्लामा इकबाल की तस्वीर छपी जाती है। आज भी जिन्ना के साथ में अल्लामा इकबाल की तस्वीर अंकित है, छपी हुई है। तो वो हमारा आइडल होगा क्या? किस तरह से हमारा आइडल होगा वो? हमारे इस देश में किस तरह से महापुरुष की उसमें आप पाकिस्तान से आने वाली किसी भी कला का रसास वादन नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती साहब। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप नुसरत फतेह अली खान को नहीं सुनते होंगे या? मुझे तो खैर पहली बात तो इन सब चीजों का ये इनका नुसरत अली क्या नाम है उसका, नुसरत फतेह अली खान, मैं तो इन सब चीजों से वो इंटरेस्ट भी नहीं है इन सब चीजों में। लेकिन स्वाभाविक रूप से अभी भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसी वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा इसी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो आज ही एकाएक क्यों, मतलब चित्र बना इसीलिए आज एकाएक आप उठे हैं, या ये सोच आपकी शुरू से ही थी? शुरू से ही हमारी ये सोच है कि पाकिस्तान परस्त जितने भी जो विचारधारा है उसकी हम घोर विरोधी हैं। सिद्धार्थ, और मैं सिद्धार्थ को अब चर्चा में शामिल कर रहा हूं। एक कवि अपनी नजर से देखता है, जरूरी नहीं है कि वो उसकी छवि को अपने साथ लेकर चले। मैं पूछना चाह रहा हूं, कवि के तौर पर सिद्धार्थ कुमार क्या देख रहे हैं? मैं सबसे पहले समाचार प्लस के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी बात रखने का अवसर दिया। जैसा कि आपने अभी बातचीत कर रहे थे अल्लामा इकबाल के बारे में, देखिए हिंदुस्तान में 2 कवि ऐसे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और अल्लामा इकबाल। एक खास विचारधारा के लोगों को इन दोनों से नफरत है। और अल्लामा इकबाल साझा कवि हैं। वो भारत पाकिस्तान से पहले वो दिवंगत हो चुके थे। 1938 में वो इस दुनिया को त्याग चुके थे और वो साझा संस्कृति के कवि थे। और वो इतने ज्यादा जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। अगर हिंदुस्तान के लिए अल्लामा इकबाल ज्यादा जरूरी नहीं है तो अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस गुजरा है। गणतंत्र दिवस में हिंदुस्तान का ऐसा कोई मानक संस्था नहीं है जो अल्लामा इकबाल के तराने के बिना अपना गणतंत्र दिवस मनाया हो। अगर अल्लामा इकबाल इतना ही बुरा आदमी है, अल्लामा इकबाल इतना ही नफरती और अन्य तरीके के काम करने वाला कवि है, तो हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में। सिद्धार्थ भाई, ये भी तो हो सकता है कि उनकी कृति को काट छाट कर अपनाया गया हो। किनको? अल्लामा इकबाल की कृति तरानाए हिंद, उसको काट छाट कर अपनाया गया हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है? वो तो पूरा है, वो तो पूरा का पूरा है। जो उन्होंने लिखा है वो पूरा है। और वो इतने प्रगतिशील थे कि वो अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि जिस खेत से दहकान को मयस्सर नहीं हो रोटी, जिस खेत से दहकान को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हरे खोसाई गुंदम को जला डालिए। वो कहते हैं कि किसानों को जिस खेत से भोजन नहीं मिलता हो, दाना नहीं मिलता हो, उस फसल को बर्बाद कर दीजिए। वो हिंदुस्तान की आम आवाम, जो साझा हिंदुस्तान था भारत पाकिस्तान, और जिस समय भारत पाकिस्तान का निर्माण लाशों की ढेर पे हुआ, अगर उस समय अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो शायद सबसे ज्यादा प्रतिरोध वो ही कर पाते। लेकिन एक लाइन बार हमारा हिंदुस्तान हमारा मुस्लिम है, हम वतन है सारा जहां हमारा, ये पंक्तियां भी अल्लामा इकबाल की उसी से जुड़ी हुई है। ये एक कंट्रोवर्सी, ये जो पंक्ति है, पंक्ति क्या सहन करने लायक है क्या? नहीं, एक तरफ तो आप वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी दुनिया हमारा है, पूरी दुनिया हमारी है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, अखंड भारत का सपना सजोते हैं, और फिर कहते हैं कि वो कविता जिस समय तत्कालीन पृष्ठभूमियों में लिखी गई थी, आप उन पृष्ठभूमि में जाइए कि हिंदुस्तान का आकार कहां तक था। अगर उस कविता को लेकर बहस करेंगे कि देखो इसने चीन का नाम लिख दिया, अरब का नाम लिख दिया, तो वो भाई पाकिस्तान बनने से पहले की बातें हैं वो तो सारी चीजें। ठीक है, ये भी एक एकलव्य कुछ जोड़ रहे हैं, उसके बाद मैं इतिहासकार के पास जाऊंगा, क्योंकि इतिहास उन्हें किस रूप में देखता है ये भी जानना जरूरी है। देखिए स्वप्निल जी, कुछ बस आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगा कि एक तो ये जो तारीख हिंद की बात हुई, ये 1904 में लिखा गया था, और उसी के बाद
1910 में उनने तारीख मिल्ली लिखा था, जिसमें उन्होंने कह दिया कि तरानाए हिंद और तरानाए मिल्ली। बिल्कुल, तरानाए मिल्ली लिख दिया बाद में 1910 में, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम हैं हम और सारा जहां हमारा। वो पूरी लाइन भी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ए आबे रूदे गंगा, वह दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। जी। हमारा मतलब कौन? जब इसी की लाइन को वो आगे एक्सटेंड कर हमारा मतलब इस्लाम मुस्लिम, हमारा मतलब मैं- मुस्लिम इस्लाम। एक मिनट एकलव्य जी, मैं गंगा के किनारे यही अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के 25वें जलसे में अध्यक्षीय भाषण को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है और सिंध जो है, उन सबको मिलाकर हमें एक मुख्तार भारतीय राज्य चाहिए। उन्होंने अलग राज्य की मांग नहीं की। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, भारतीय राज्य एक अपनी बात चाहिए। कंप्लीट देखिए कर ऐसा है हाँ। कि फैक्ट्स कुछ और हैं। 1930 में मुस्लिम लीग की बैठक में वही अध्यक्षता कर रहे थे और सबसे पहले एक अलग देश की मांग ही उनने उठाई, उसने उठाई। ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट आपको बताऊं, अगर शायरी या लिटरेचर के बारे में भी बात करनी है तो एक शेर उनका आपको और बता देता हूं, जो उनने इसी समय लिखा था कि हो जाए इशारा अगर शाहे खुरासन का। खुरासन आपको स्वप्निल जी अगर नहीं पता हो, दर्शकों के लिए बता दूं कि वो एरिया है ईस्ट इराक और वेस्टर्न अफगानिस्तान के बीच का। तो वो कहते हैं कि हो जाए इशारा अगर शाहे खुरासन का, सजदा ना करूं हिंद की नापाक जमी को। तो हिंद की जमीन नापाक है, इस आदमी को हम ग्लोरीफाई करेंगे। और नहीं, पर वही आदमी तो ये भी कह रहा है ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नहीं, वो उसने पहले कहा था। हाँ। 1904 में कहा था। एक मिनट सर, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट ही नहीं किया। ठीक है। नुसरत फतेह अली खान की आपने बात कही। देखिए आजकल ना एक बड़ा मतलब सूफी नाइट का चलन है। हाँ, उसमें एक जो उनका सबसे ज्यादा जो एक कवाली और जो गाना चलता है ना, वो चलता है कि छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिलाए के, आपको ध्यान होगा। तो मैं आपको बताऊं कि उसमें भी क्या फैक्ट्स क्या है वो आपको बताता हूं कि वो लिखा था अमीर खुसरो ने। हाँ। किसकी शान में? निजामुद्दीन औलिया की। उसका एग्जैक्ट वर्बेटम ट्रांसलेशन क्या है कि शिवजी का तिलक, विष्णु की छाप, ये सब मैंने तेरे माथे से मिटा दी, तेरी कलाइयां पकड़ी, तेरी चूड़ियां तोड़ी और तुझे इस्लाम के रंग में रंग डाला। नहीं, पर ये पर्सपेक्टिव है। देखिए नहीं, ये किसी भी perspective गाने में नहीं है, किसी ये भी facts कई है। सारे ये मीनिंग हो facts सकते है, हैं। सर, ये का समर्थन perspective करता हूं नहीं है। मैं। ये फैक्ट्स हैं। That is facts। दूसरी बात बताऊं आपको, देखिए लिटरेचर के माध्यम से, देखिए लिटरेचर की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, और हमारे देश में मतलब लिटरेचर की कमी नहीं है। लेकिन आप समझिए कि अब जैसे चित्रण की बात हो रही है ना, एमएफ हुसैन ने, आपको ध्यान होगा कि हमारी देवियों की किस तरह की चित्रण किया था। क्या उसको लेकिन सपोर्ट कर देंगे? उसको अलाउ कर देंगे? लेकिन जब अल्लामा फ्रांस इकबाल, में अल्लाह की किसी ने तस्वीर बनाने की कोशिश करी तो आपने देखा क्या हुआ उस प्रोफेसर का? अल्लामा इकबाल को हीरो मानने में या कला के क्षेत्र का हीरो मानने में कहां दिक्कत है? नहीं, हम कला के क्षेत्र के भी उन लोगों को कैसे हीरो मान सकते ठीक है। हैं जो कला के माध्यम से है। हमारे देश को नीचे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, स्वप्निल अब जी, मैं 1 मिनट अपनी बात साझा करना चाहता हूं आपसे। सिद्धार्थ भाई, कि- शॉर्ट में बोलिएगा, हाँ, मुझे इन्होंने 2 और कहा गेस्ट कि अभी वो शामिल कला करना। के माध्यम से नफरत बांटना चाहते हैं। मैं कवि, कलाकार, साहित्यकार या कोई भी कलमकार, पत्रकार जो है वो अपनी बात रखता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कविता ऊपर आसमान से उतरती हो। वो भी सामाजिक प्राणी है, वो भी समाज में रहता है। तो उस समाज की समीक्षा की जानी चाहिए कि वो समाज, कौन सा समाज निर्मित हो रहा था तत्कालीन समय में, कि जिस समय अल्लामा इकबाल इस बात को कहने के लिए मजबूर हुए। ठीक है। हाँ, वो ठीक है, उस ठीक है, समाज नहीं, वो उस हाँ। समाज का नेतृत्व कर रहे थे हाँ। जो चाहता था कि भारत के 2 टुकड़े हो ठीक जाए, है, पाकिस्तान बन जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी का विरोध हमने 2 सेकंड। यहाँ पे अब मैं आपको प्रस्तुत इससे पहले कि मैं साहित्यकार का व्यू लूं, चंदू जैन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इतिहास किस तरह से देखता है अल्लामा इकबाल को? क्या इतिहास अल्लामा इकबाल को ग्लोरीफाई करता है या एज इट इज फैक्ट्स को पुट करता है? सर नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप। चलिए, सबसे पहले तो समाचार प्लस के दर्शकों को नमस्कार, आपको प्रणाम, और सभी साथीगण जो भी हमारे विद्वान लोग बैठे हैं उनको नमन करता हूं। देखिए, इतिहास विषय की परिचर्चा करें तो मैं इसके यहाँ पर अल्लामा इकबाल के संदर्भ में सबसे पहले बात करना चाहूंगा। जो 29 और 30 दिसंबर सन 1930 को मुस्लिम लीग का 21वां अधिवेशन हुआ था, जिसके संदर्भ में भी हमारे साथी ने चर्चा भी की थी। उसमें अध्यक्षीय भाषण अल्लामा इकबाल के द्वारा ही दिया गया। उन्होंने कहा था, अध्यक्षीय भाषण के तौर पर मैं एजिटिस पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं जी। उन्होंने कहा कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को एक संयुक्त राज्य के रूप में देखना चाहता हूं। 4 प्रांतों की बात कही। सबसे पहले पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान, इनको एक संयुक्त प्रांत के रूप में देखना चाहता हूं। इसके बाद वह कहते हैं
चाहे यह ब्रिटिश राज के तहत हो या इसके बाद हो। यानी कि यह चाहे तो अंग्रेज इसे अलग कर सकते हैं या अंग्रेजों के शासनकाल के बाद हो। हाँ। एक ये जो राज्य की बात कही जा रही है, यह मुस्लिम राज्य मुसलमानों का आखिरी मुस्तकबिल होगा, यह शब्द उन्होंने कही थी। ठीक है। यह बात की जा रही है सर, यहाँ पर नोट डाउन किया जाए 1930 की दिसंबर महीने की, यानी कि जब वर्ष समाप्त हो रहा था, 29-30 दिसंबर सन 1930 की बात है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अप्रत्यक्ष रूप से कवि इकबाल जो है वह यहाँ पर पृथक मुस्लिम राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इतिहास में हमें यहाँ पर यह बात देखनी होगी कि जब 1904 में जैसे कि तराना हिंद का यहाँ पर एक बात आया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पर ये जो बार बार एक शब्द कोट किया जा रहा है हम, ये आखिर हम कौन है? सबसे पहले इस बात को समझे। तो सर इतिहास में हम का मतलब यहाँ पर होता है कि हम में से प्रत्येक एक, कोई भी एक नहीं छूटना चाहिए। अगर एक छूट गया तो यह हम की अवधारणा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। करेक्ट है। हाँ। तो हम में से प्रत्येक एक यहाँ पर शामिल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी समुदाय का हो। ठीक है। ठीक है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1930 में अल्लामा इकबाल जो है वह अलग से राज्य की मांग करने लगे। तो सर इतिहास में पता चलता है कि 1905 में वह लंदन चले गए, वहां पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई करते हैं। लगभग 3 साल तक वह लंदन में रहे। अब चूंकि यहाँ पर मैं एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की बात करना चाहूंगा, तो एक बात कह दूं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया था अपने पंपलेट नाउ और नेवर में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और यह बात 1930 की है। इसके पहले वाले वाक्य में मैंने यह कहा था कि मैं कवि इकबाल की जो वो पंक्तियां मैंने तो आपके हिसाब से पाकिस्तान का जो जनक है वो चौधरी रहमत अली हुआ या कॉन्सेप्ट का जनक वो हुआ? मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं 1904 तक पहुंचा था, 1905 में उनको लंदन भेज चुके हैं। इतिहास में आगे की बात सुनिए सर। लगभग 3 साल वो लंदन में रहे। हाँ। और 3 साल लंदन में रहने के बाद 1908 में भारत आए और भारत आकर के 4-5 साल में ही उनके विचार क्या पलटे उसको समझिएगा। हमारे विद्वान साथी ने कहा था कि उन्होंने चीन और अरब की बात की, उन पंक्तियों को मैं पूरा करता हूँ। 1908 में भारत आए और भारत आकर के वो पंक्तियां लिखते हैं कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है। अब के पहले जो हम शब्द था, अब के पहले जो हम शब्द था जिसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर मैंने बताया कि हम का मतलब होता है हम में से प्रत्येक। कोई नहीं छूटना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, समुदाय का हो, जाति का हो, पाति का हो, कोई नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पर अब इन्होंने हम को बदल करके क्या कर दिया, एक बार दोबारा सुनिएगा। चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ठीक है। यहाँ पर पहले उन्होंने हिंदुस्तान हमारा कहा था, लेकिन 1908 में वह कह रहे हैं वतन है सारा जहां हमारा। यानी कि वो भारत की बात नहीं कर रहे, भारत के बाहर तक वैश्विककरण की बात कर रहे हो यहाँ। ठीक है सर। इसके बाद उनकी जीवनी आगे बढ़ती रही, लेकिन इतिहास में 1922 एक समय आया सर। 1922 के बाद कवि इकबाल या अल्लामा इकबाल जिन्हें हम कहते हैं, मैं इतिहास में कवि इकबाल के तौर पर प्रस्तुत करता हूं, या मैं अगर ऐसा कहूं कि यहाँ पर मैं कवि इकबाल संबोधित करूंगा, तो इतिहास में अल्लामा इकबाल 1922 के बाद भारत के मुसलमानों की ही नहीं, अभी तो वह वैश्विक मुस्लिम समुदाय में एकता की बात करने लगे। ठीक है। अब यहाँ पर इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? एक समय था जब कवि इकबाल ये कह रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अब वो कह रहे हैं कि साहब वैश्विक स्तर पर मुसलमान जो है उनमें एकता की बात होनी चाहिए। तो आखिरकार कवि इकबाल ने यह अलग विचारधारा क्यों अपनाई? हमें सबसे पहले इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इसकी जड़ को समझना आवश्यक है सर। बताइए। बात 1924-25 के आसपास की है। उनके विचार थोड़े परिवर्तन होने लगे। उसका मूल कारण था उनकी धार्मिकता की तरफ बढ़ती हुई प्रवृत्ति, कट्टरता। वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वह अपने सारे धार्मिक कार्य, सारी परंपराएं और उनके जितने भी धार्मिक जगत में होने वाले कर्तव्य हैं, उनके धार्मिक निर्वहन हैं, उनको पूरा करने के लिए उन्हें किसी दूसरी प्रकृति के देशों के साथ यह सब संभव नहीं हो पाएगा, तो उन्हें अलग से देश चाहिए। तो कवि इकबाल ने यहाँ पर कहा कि मुसलमान अपने धार्मिक रिचुअल्स कर सके, उन्हें संपादित कर सके, धार्मिक परंपराओं का निर्वहन कर सके, इसीलिए एक अलग प्रकृति के देश के साथ रह करके यह सब कार्य संभव नहीं हो पाएगा। आज जैसे मैं बात करता हूं, मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं, ठीक है,
तो मेरी अपनी एक परंपराएं हैं, मेरे अपने एक विचार है, मेरे अपने आइडियोलॉजीज है। सही है। मैं उन विचारों के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। हाँ कवि इकबाल ने यही बात कहा। ठीक है। फिर कवि सर मैं अपनी बात को एक बार कंप्लीट कर चंदू भाई थोड़ा सा शॉर्ट बोल दीजिए, मुझे एक और गेस्ट है उनको भी शामिल करना है प्लीज। बिल्कुल सर, इंतजार कर रहे हैं, माफी चाहूंगा सर आपसे। सर कवि इकबाल जो है ना, ये अलग देश के लिए मुसलमानों की रहनुमाई के पक्ष में थे जिन्ना के साथ। ठीक है। ये कहा मानते थे कि जिन्ना एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो हमारा यह बात रख सकते हैं। तो ये जिन्ना को पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। समय है 1937 के आसपास का। उस लेटर में बहुत लंबी चौड़ी लाइनें थी सर, मैंने बस संक्षिप्त करके 4-5 लाइनें आपके लिए रखी है, उनको समझिएगा। यह कहते हैं कि मुस्लिम प्रांतों का एक अलग संघ होना चाहिए, ठीक है, जिसका एकमात्र विकल्प यही अलग राज्य है जिसमें हम मुसलमानों को गैर मुसलमानों के वर्चस्व से बचा सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा हम भारत को, सर यहां पर कोट करेंगे, भारत को शांति पूर्वक बनाए रख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, दोबारा बोल रहा हूं, मुस्लिम प्रांतों का एक अलग संघ एकमात्र विकल्प है जिसमें हम मुसलमानों को गैर मुसलमानों के वर्चस्व से बचा सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा हम भारत को शांति पूर्वक बनाए रख सकते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत और बंगाल के आत्मनिर्णय का जो अधिकार है वह क्यों नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों के संदर्भ में यह बात कहते हैं। इसी लेटर के बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो 1937 ईस्वी तक सर अब तक द्विराष्ट्र के सिद्धांत यानी कि भारत और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे थे या दबी जुबान में बोल रहे थे, इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना खुली जुबान में यह बात बोलने लगे। फिर मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर अधिवेशन हुआ सर, उसमें सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत यानी कि पृथक पाकिस्तान जो है उसकी मांग का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, ठीक है चंदू भाई, मैं आगे आपसे और क्लैरिटी लूंगा। फारूक आफरीदी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक आफरीदी जी, आपके हिसाब से आजाद हिंदुस्तान में अल्लामा का इकबाल हो तो क्यों हो? फारूक जी आप म्यूट पर हैं, आपको म्यूट हटाना होगा। अच्छा जी हाँ, आप बोलिए। हो गया क्या? जी 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 बोलें। नहीं, अभी भी आप म्यूट पर ही हैं सर। अच्छा बता देता हूँ, अब आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए। देखिए, आप साहित्य को राजनीति से अगर जोड़ना चाहेंगे तो उसके अनेक दुष्परिणाम हमारे देश ने देखे हैं और देखने पड़ेंगे। और आज जिस तरह के हालात इस देश में है उसको राजनीति को साहित्य से जोड़कर देखा जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत खतरे इसी कारण से पैदा हुए और कई लोगों की जानें भी गई है। लेकिन आप अल्लामा इकबाल को अगर उसके साहित्य से जोड़कर देखेंगे तो उसने बहुत इस देश के लिए काम किया है और देश के लिए जो गीत लिखा है वो उसको आज भी बड़ा सम्मान के साथ गाया जाता है। ठीक है, इसमें दो राय नहीं है कि साहित्य वाले कई लोग राजनीति में बाद में जाके फंस गए और उनकी गलतियां भी उन्होंने अपनी माफिया भी मांगी है। और पहली बात तो यह है कि हमारे गांधी जी तो चाहते ही नहीं थे कि दो राष्ट्र बने, द्विराष्ट्र की प्रणाली के ही खिलाफ थे वो तो। लेकिन उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मेरी छाती पर, सीने पर अगर चढ़ करके अगर राष्ट्र बनाना है तो बनाइए। और आज हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा, उनकी हालत क्या हो गई है। पूरे देश में आज पूरे विश्व में उसकी प्रदर्शना हो रही है। आतंकवाद के नाम पर उस शहर को, उस राज्य देश का नाम लिया जाता है और हमारे साथ के अच्छे संबंध आज भी नहीं है। तो आप उनको एक तरफ रखिए, राजनीति अपना काम करे, जो करना है करे, लेकिन साहित्य को उससे नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, लेकिन फारूक भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर वो पाकिस्तान के प्रति प्रेम कर रहे थे और अगर वो एक कारण रहे हैं देश के टूटने का, तो आजाद भारत तो उनको उस रूप में भी याद करेगा। यहां बात उनके कवि नहीं, उनकी छवि की भी है। तो हम उन्हें हीरो माने या न माने, सवाल तो यही है ना। नहीं, उनको जहां तक साहित्य उनका है और जहां तक उन्होंने देश और समाज और वैश्विक दृष्टि से जो एकता की बात कही है, उनका जो साहित्य वो रचा गया है, उसका तो सम्मान होना ही चाहिए। मुस्लिमों की एकता की बात नहीं, केवल मुस्लिमों की एकता की बात। एक बार वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं सबको मौका और कुछ भी नहीं है। और ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यदि आप कल को मान लो लादेन की फोटो लगा दोगे यहाँ पे
हाफिज सईद की फोटो यहाँ पे चिपका दोगे, अभिव्यक्ति की आजादी ठीक है, नहीं, नहीं, भारत भाई 2 सेकंड भारत भाई, एक बार फारूक भाई अपनी बात कंप्लीट कर ले। आजादी नहीं कहलाएगी। ठीक है, हाँ फारूक जी आप अपनी बात कंप्लीट कर ले। भारत जी 2 मिनट, भारत जी 2 मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, बोलने का पूरा मौका दूंगा। पहले फारूक भाई को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें। हाँ फारूक जी। जो अब साहित्यकार है उनको तो राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाए, उनका तो रचना कर्म है वो महान होता है और वो प्रेरणादायक अगर है तो वो सम्मान के लायक है, और अल्लामा इकबाल उस श्रेणी पर खड़े उतरते हैं। हाँ, आपको वो यही प्रेरणा दे रहे हैं कि अलग से हिंदुस्तान में वो टुकड़े करा दिए जाए। नहीं नहीं भारत जी, आपको यही प्रेरणा दे रहे हैं, मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ। ठीक है भारत जी, हिंदुस्तान में और भी टुकड़े करा दिए जाए। भारत जी मेरा सवाल ले, और उसी का भारत जी 2 मिनट सुनिए, मेरा सवाल लीजिए आप। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है कई लोग ये माने कि जो आपने किया वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, और किस पार्टी से पॉलिटिकल, किस दृष्टि से पॉलिटिकल स्टंट, आप हमको समझाइए। निजी महत्वाकांक्षाओं को लेकर किस निजी महत्वाकांक्षाएं क्या है, बताइए आप, बताइए। जैसे आपको पाकिस्तान से धमकियों के कॉल आते हैं, उस मामले का क्या हुआ, या जैसे आपकी गाड़ी पे फायरिंग की बात आती है, उस मामले का क्या हुआ? समय समय पर जो आप इस तरह की चीजें करते रहते हैं, उसका फिर क्या मकसद निकलता है? मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं और राष्ट्रवादी विचारधाराओं के आधार पे ही मैं सभी काम करता हूं। नहीं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर वो मामले और ये भी राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पे ही है। इसीलिए भारत भाई, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना, आपको तो मध्य प्रदेश में जाके भी मोर्चा खोलना चाहिए कि इनके नाम पर सम्मान कैसे दे सकते हो आप? वो भी करेंगे, ठीक है साहब। अभी इसी के साथ में अल्लामा इकबाल के साथ में पेरियार की भी तस्वीर बनाई गई है वहां पे। पेरियार कौन था जिसने गणेश की और भगवान राम की, सीताओं की, माता सीता की बारे में अनाप शनाप खूब कहा और मूर्तियां तोड़ी। 1000 ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए उसने आह्वान किया। तो इससे पेरियार वो था, इससे आपका क्या हित सध रहा है? हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ, इससे आपका क्या हित सध रहा है? नहीं सब क्या सनातन धर्म के विरोध में है। अच्छा, सनातन धर्म का विरोधी को वो हमारा आइडियल कैसे माने? सनातन धर्म के विरोधी को हम हमारा आइडियल महापुरुष किस प्रकार से माने? उसकी तस्वीर सार्वजनिक स्थानों पे सुंदरता के नाम पर किस लिए? ठीक है, एकलव्य क्या जोड़ रहे थे? फिर मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगा। मैं कहना चाह रहा था कि फारूक साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि साहित्य और राजनीति को जोड़ना नहीं चाहिए। मेरा भी ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है। नहीं, आपका हो सकता है, लेकिन ये बताइए कि अगर साहित्यकार साहित्य के माध्यम से अगर राजनीति करेंगे तो क्या उस पर राजनीतिक मतलब रिस्पॉन्स नहीं आएगा? एक बात समझिए स्वप्निल जी, कल से नहीं तो साबरमती रिपोर्ट, कश्मीर फाइल्स, ये इसको भी हम इसको 8 माने या सच्चाई माने? नहीं, आप सच्चाई भी मानिए और मैं कहता हूं राजनीति भी मानिए, लेकिन लोगों को सही चीज सामने दिखाने का अधिकार है ना। आप ये बताइए स्वप्निल जी। नहीं पर अगर पॉलिटिकली 2 मिनट, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या होता है, मैं आपको नहीं 2 सेकंड, जयपुर के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर कोई चीज है तो उसमें रियलिटी का पुट कितना होगा? मैं बताता हूं कितना होगा। कल से इस शहर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चालू हो रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के जो क्यूरेटर हैं, ओनर हैं एक तरह से, वो है विलियम डैरिम्पल। विलियम डैरिम्पल ने जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चालू किया और उसमें ये एक चीज प्रोपेगेट करी गई कि जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक ने जब कलिंग की वॉर हुई उसके बाद उन्होंने इतना खून खराबा देखा, जो कि एक फेमस मूवी में भी दिखाया गया शाहरुख खान की, इतना खून खराबा देखा कि उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया और फिर वो शांति की राह पे चल दिए। जबकि सच्चाई क्या है, उस समय के आप कितने भी हिस्टोरियंस और वहां के फेमस ट्रैवलर्स को पढ़ेंगे, वो एक बुद्धिस्ट लड़की से कलिंग वॉर के 4 साल पहले शादी करके और कन्वर्ट हो चुके थे एज अ बुद्धिस्ट। तो भाई जब वॉर बाद में हुई तो बाद में कैसे उन्होंने बुद्धिस्ट की राह अपना ली और शांति की राह अपना ली? तो इस तरह का जो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके, दर्शकों से इस बारे के लिए माफी मांग लेता हूं एक सवाल के लिए, लेकिन जब पद्मावत आई तो उसमें भी तो कितने सारे वर्जन्स थे, फिर वहां पर भी तो लिटरेचर और हिस्ट्री में कहां डिफरेंशिएट हो पाया? देखिए स्वप्निल जी, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं आपको साफ बताऊं कि पद्मावत जो मूवी है दैट इज अबाउट जौहर। आपको पता है जौहर क्यों होता था? जौहर इसलिए होता था कि उस समय जो आक्रांता थे ना, एक अंग्रेजी में एक टर्म है नेक्रोफीलिया। नेक्रोफीलिया का मतलब होता है जो शवों के साथ संभोग करते हैं। उस समय जो आक्रांता आए थे ना, वो यही करते थे। तो अगर उनसे अपना जो जिसे कहते हैं इज्जत बचाने के लिए जो कुंड में चली जाती थी उस समय की हमारी महिलाएं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, तो उसका गौरवगान होना चाहिए। ठीक है एकलव्य। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ दोनों बातों से असहमत हूं और मैं अपना एक मध्यम मार्ग आपके सामने रखता हूं। जैसा कि फारूक साहब ने कहा कि साहित्य को राजनीति से अलग रखना चाहिए, मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूं। और मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सदन की सीढ़ियों से उतर रहे थे
और अचानक उनका पैर फिसलता है, तो उस समय के राज्यसभा के सांसद और देश के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी उनके साथ चल रहे थे, तो उन्होंने उनको गिरने से बचा लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर ने जो जवाब दिया वो हम सब कलमकार आज उस जवाब को लेकर पूरे देश में घूमते हैं। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, इस देश की राजनीति जब जब गिरेगी उसे साहित्य ही संभालेगा, उसे अदब ही संभालेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं पर इसमें फिर एक क्रॉस है ना, जैसा कि हमने अल्लामा इकबाल की हिस्ट्री के बारे में जाना इतिहास चंदू जैन जी से, जब वो ये बता रहे हैं कि उनका थॉट प्रोसेस टर्न हो गया। सुल्तानपुरी के साथ क्या किया, जेल में डाला कि नहीं डाला, लेकिन उसकी बुक बैन करी कि नहीं करी? डाइवर्शन वाली बात आई, अगर अल्लामा इकबाल डाइवर्ट की, लेकिन तत्कालीन इस समय में जो हो रहा है साहित्यकारों के साथ, क्या हो रहा है उसके ऊपर आप बातचीत नहीं करेंगे। सर कौन सा साहित्यकार आज जेल में, बताओ आप। नहीं, आपको लिखने पे पाबंदी है, बोलने के ऊपर कौन सी पाबंदी है सर, आप बताओ। और हर तरीके की बातें अब ये अपने जी ये तो मतलब ठीक है, मैं दूसरी क्या बात लिखने की कहता हूं पाबंदी है जरा बताना आप मुझे। राजनीति के मुख से झूठ बोला जा सकता है, दर्शन के माध्यम से सत्य को असत्य और असत्य को सत्य साबित किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कवि की जो अनुभूति है वो समाज से निकल के आती है, और जैसा समाज उसने जो महसूस किया उस परिवर्तन उसके हिसाब से उसने लिख लिया। समाज तत्कालीन समय में बन रहा था, अल्लामा इकबाल ने उनकी अभिव्यक्ति दी है। वो अल्लामा इकबाल ये कह रहा था कि पत्थरों की मूर्तों में ढूंढते तुम खुदा हो, पत्थरों की मूर्तों में ढूंढते तुम खुदा हो, वतन पत्थरों की मूर्तों में ढूंढते तुम खुदा हो, खाके वतन का हर जर्रा मुझे देवता लगता है। वो इस हर जर्रे को देवता बताना चाह रहा है, और अंत में लेकिन वो एक अलग वतन भी चाह रहा है, लेकिन वो एक अलग वतन भी चाह रहा है, इशारा हो जाए, लेकिन वो एक अलग वतन भी चाह रहा है। नहीं 2 मिनट, लेकिन वो एक अलग वतन भी चाह रहा है, अलग वतन चाह रहा है, तो वो उनके वैचारिक मतभेद है। मुस्लिम राष्ट्र चाह रहा है, अलग वतन नहीं, मुस्लिम राष्ट्र चाह रहा है। मुस्लिम राष्ट्र तो है बहुत सारे, लेकिन सिद्धार्थ भाई देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी उनका थॉट प्रोसेस बदला, ठीक है, आप एक सेपरेट मुस्लिम नेशन चाह रहे थे, थॉट प्रोसेस बदला क्यों भाई? कवि नहीं, पर उस समय तो सब एक ही थे ना, उस समय जैसा समाज गढ़ा जा रहा था, जो अरे भाई वसुधैव कुटुंबकम वाला समाज जितना 30s 20s 10 में था उतना अभी कहाँ समाज की बात कर रहा हूँ। समाज में तो कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, एक विशेष समुदाय अपने देश चाह रहा था ना, ठीक है 2 मिनट, हाँ ठीक है। एक बात मैं अंतिम में कहूंगा, अल्लामा इकबाल ने कहा कि पिरोने हैं एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों को, पिरोने हैं एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों को, पिरोने हैं एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों को, ये काम अगर मुश्किल है तो इस मुश्किल को आशा करूंगा। ठीक है चंदू जैन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, चंदू जैन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, 2 मिनट, ठीक है इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, एजेंसियां इनकी, उसके बावजूद वो लोग खुले घूम रहे हैं। ठीक है, अब 2 मिनट, नहीं ठीक है, इसको पॉलिटिकल साइड नहीं, हम इसको पॉलिटिकल साइड डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं 2 मिनट भाई पॉलिटिकल साइड डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइड बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। प्रचार कर रहा है और उसी के नाम पे आरोप लगाते हैं। सिद्धार्थ भाई मैं पॉलिटिकल साइड डाइवर्ट ही नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लामा इकबाल पे ही रहूंगा। चंदू जैन जी हिस्ट्री के साथ मैंने कई बार इस बात को महसूस किया है कि जिसने उसको देखा वो तो उस वक्त लिख नहीं पाया, लिखा तो बाद में गया है, और जब लिखा गया है तो जिसने जिस तरीके से समझा होगा उसने उस तरीके से लिखा होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब आप हमको बोलते हैं कि प्रत्येक या हर एक, तो क्या वो वसुधैव कुटुंबकम का सार नहीं है जो अल्लामा इकबाल ने सिर्फ मुस्लिमों को लेकर सोचा? सर देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर हम का तात्पर्य क्या है, हम का मतलब है हम में से कोई नहीं, ठीक है, हम में से, सॉरी माफी चाहूंगा, हम में से प्रत्येक, चाहे वो कोई भी हो XYZ, ठीक है, वह सर्वोदय की अवधारणा पर खरा उतरता हो, मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ, सब कुछ होना चाहिए उसमें। तो सर ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से ही जुड़ा हुआ है, और हमारे आदरणीय फारूकी सर यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि इन्होंने एक बात कही, हमारे साथियों ने भी उस बात को उठाया कि साहित्य को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक कोट करता हूँ सर, कि जब भारत आजाद हुआ, जब भारत की आजादी की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। उसी योगदान के क्रम में कलम और कविता भी साथ साथ चल रही थी। मैं यहाँ पर केवल और केवल एक के बारे में नहीं कहूंगा, बिल्कुल कलम और कविता भी अपना योगदान निभा रही थी।
और उसमें कवि इकबाल या अल्लामा इकबाल साहब जो है, इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारत में आजादी की प्रेरणा जागृत करने की अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में थोड़ा सा इतिहास अलग था, मैं टॉपिक से नहीं हट रहा हूं, मैं यहां पर बता दूं। लेकिन उस समय की परिस्थितियां और सन 1905 के बाद में बंगाल विभाजन जो धर्म के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने किया था, उस समय के बाद की परिस्थितियां अलग हो गई। फिर अंग्रेज 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लेकर आए। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक से निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई। हम इतिहास में पढ़ते हैं, इतिहास के विद्यार्थी के नाते, कि 1909 के इस अधिनियम में ही विभाजन के बीज निहित माने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद परिस्थितियां ऐसी चली गई कि अंग्रेज जो है वो चंदू भाई, एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं मैं। अगर अल्लामा इकबाल का थॉट प्रोसेस बदला और कवि जो देखता है वही लिखता है, तो उस समय देश में परिस्थितियां क्या थीं? इतिहास उस बारे में क्या कहता है? क्यों मुसलमानों को लगा होगा या क्या हुआ होगा? सर, उस समय परिस्थितियां जो थी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, और अंग्रेजों ने जिन परिस्थितियों का निर्माण किया था वो था बांटो और भागो की रणनीति से। क्योंकि जब मुस्लिम लीग तो की मतलब इतिहास में अल्लामा इकबाल पीड़ित हुए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पीड़ित हुए सर, ये नहीं कह रहा। कभी कभी क्या होता है सर, व्यक्ति की सोच जो है उस परिस्थिति के अनुसार हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वह सोचने के अनुसार भी नहीं सोच सकता जो सोचना चाह रहा हो। सही बात है। हाँ। मुस्लिम लीग का जब स्थापना हुई तो उनका एक उद्देश्य था कि मुसलमानों के लिए मूल रूप से सामाजिक और उत्थान के कार्य किए जाए। ठीक है। उस समय उनका उद्देश्य कोई अलग से राष्ट्र की मांग करना नहीं था सर, ये मैं बता दूं। महात्मा गांधी का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया कि महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने यही कहा था कि अगर विभाजन होगा तो मेरे मृत शरीर पर से होगा। मैं बिल्कुल यही बात करता हूँ। सम्राट अशोक का उदाहरण हमारे प्यारे साथी ने दिया और कहा कि कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म नीति अपनाई। लेकिन अब जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, कई सारी इतिहास की शानदार किताबें हैं, जब उनको पढ़ते हैं तो पता चलता है अगर सम्राट अशोक ने ऐसे ही धर्म की नीति को अपनाया होता तो उसके बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। हाँ। उस कलिंग के युद्ध के बाद फिर वो 232 ईसा पूर्व तक शासन क्यों करता है सर? उसको संत बन जाना चाहिए था। ठीक है। तो वहां पर जब हम निकल कर आते हैं तो पता चलता है उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक पूरे भारत में 5 प्रांत हो चुके थे, 5 राज्य बन चुके थे मौर्य साम्राज्य। तो उसके बाद कोई ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं था जिसको जीता जा सके। ठीक है। तो यहां पर यह कहना कि कवि इकबाल की सोच क्या थी या वो पीड़ित थे, ये थोड़ा सा मैं उचित कम मानता हूं। ठीक है। मूल रूप से जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, मैंने पहले भी यही कहा, दोबारा यही कह रहा हूं, तो उस वातावरण में, चूंकि अंग्रेजों लंदन में था यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और वहां पर एक ऐसा वातावरण था जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के तहत चल रहा था। ठीक है। ठीक है चंदू भाई, ठीक है। फारूक साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। फारूक साहब, मैं आपसे भी ये बोलना चाहता हूं, कई बार साहित्य के जरिए भावनाएं इंस्टिगेट भी की जाती हैं। ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। जैसे आज़ादी की भावना के लिए कविताएं लिखी गई जिससे लोग एकजुट हुए, लेकिन कई बार जहर बोने के लिए भी कुछ चीज़ें लिख दी जाती हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। आज़ाद भारत जब अल्लामा इकबाल को देखेगा तो वो उनका इंडिया बनने का कंट्रीब्यूशन देखेगा जिसमें वो पाकिस्तान को अलग होते हुए देखता है। तो उस कंडीशन में उनके कला को तो अप्रिशिएट हो सकता है किया जा सके, लेकिन उनके इस योगदान को तो आज़ाद भारत अप्रिशिएट नहीं करेगा ना। जी जी बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। तो फिर साहित्य के स्तर पर तो देखो, उनको जो उन्होंने वैश्विक दृष्टिकोण से वैश्विक मित्रता के कारण विश्वदेव वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जो कुछ लिखा है उसी का मूल्यांकन होना चाहिए और उसी को सर्वोच्च मानना चाहिए। और पूरे दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी साहित्य रचा जा रहा है, ये वसुदेव कुटुंबकम की बात है। नहीं उसका वैश्विक महत्व है तो वही किया जाएगा। उनका लिखा हुआ है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कह रहा हूं फारूक भाई की जो कंट्रोवर्शियल लाइंस उन्होंने अपनी कविताओं में लिखी, क्या उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाए? नहीं किया जा सकता। तो फिर अगर आपकी कला में दाग है तो फिर उसके बेसिस पे तो हम आपको सुप्रीम आर्टिस्ट मान ही नहीं सकते, तो फिर तो सम्मान होना ही नहीं चाहिए।
नहीं, सम्मान तो बाकी चीजों का जो और अच्छा काम किया है उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो विश्व का कोई लेखक हो, कोई अल्लामा इकबाल की बात मैं नहीं कर रहा ओसामा हूँ। बिन लादेन का भी अगर- इंजीनियर होने का सम्मान होना चाहिए होना चाहिए ना। लादेन- अरे मतलब ये कोई Point तरीका of थोड़ी view, होता है point of सर। view, ठीक है। मतलब लास्ट राउंड, लादेन साहित्य के अंदर लादेन को लाने का क्या था, कुछ नजर नहीं आता मुझे। ठीक है। लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड में एक एक सवाल आप सबसे लेने वाला हूं मैं। भारत शर्मा जी, एक सवाल आपसे ये कि अल्लामा इकबाल का नाम भारत के इतिहास से मिटने तक आपका अगर संघर्ष जारी रहेगा तो आपको बहुत लंबा संघर्ष करना है। नहीं करेंगे ना, जब तक है जब तक करेंगे। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हटा? मैं सोच रहा हूं वही थॉट प्रोसेस, वही विचारधारा। राजनीति से जुड़े प्रेरित हो। मैं बार बार नहीं, मैंने आपसे सिर्फ एक बार बोला है। आपको अभी तक याद है तो कहीं ऐसा जरूरी नहीं कि हो सकता है वो मुझे याद है। हाँ, ठीक है ना कि राजनीति से प्रेरित किस तरह से प्रेरित है। यदि प्रेरित होते तो हमको पता नहीं है कि हमारा मध्य प्रदेश में इस प्रकार का वो हो रहा है। हम तो उसका भी विरोध कर रहे हैं, किंतु ये औरंगजेब की संतानें, बाबर की संतानें, ये केवल और केवल एक ही चीज जानती है, हमारा पृथक मुस्लिम राष्ट्र हो। और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान का निर्माण करवाया गया। पाकिस्तान के जनक जो है वो अल्लामा इकबाल बने। ठीक है, ठीक है। और उसी की प्रेरणा के लिए क्या तस्वीर यहाँ जयपुर में लगाई गई है, भारत में लगाई गई, इसी की यही प्रेरणा देने के लिए, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। चंदू जैन जी, एक बहुत छोटा सा जवाब मैं ये आपसे भी अभिव्यक्ति चाहता की आजादी हूं। कहलाएगी एक क्या छोटा ये सा जवाब सरकार चाहता की? हूं। हिस्टोरिकली हम एक कंट्रोवर्शियल फिगर अब अल्लामा इकबाल को मान सकते हैं, लेकिन हिज कंट्रीब्यूशंस शुड बी अप्रिशिएटेड और नॉट, ये सवाल है। तो हिस्ट्री उन्हें अप्रिशिएट करती है या नहीं करती है? बहुत छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए सर, बिल्कुल संक्षिप्त में ही जवाब दूंगा यहाँ पर। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर इतिहास में एक व्यक्तित्व के तौर पर देखा जाए तो कवि इकबाल का योगदान है, लेकिन अगर इस विषय पर राजनीति की जाए तो सर ये फिर योगदान नहीं रहता। यहाँ पर मैं एक अंतिम बात अपनी रखना चाह रहा हूँ कि जब मुस्लिम ये अपने इकबाल हैं, यह मुस्लिम लीग के लिए समर्थन मांगने के लिए भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी गए। हाँ। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता का विरोध भी किया और इन्होंने कहा, क्या कहा सर, कि जब तक मुसलमानों के लिए अलग इकाई का निर्णय नहीं ले लिया जाता, स्वतंत्रता की बात बेईमानी होगी। तो बात जब तक मुसलमानों के लिए अलग इकाई फिर का कैसे निर्णय सम्माननीय होगा ये आदमी? फिर फिर बात हिंदुस्तान खत्म। में किस प्रकार से सम्माननीय ठीक है, हो फिर सकता तो है? बात खत्म ही फिर नहीं हमारा है। आइडियल कैसे बन ठीक सकता है, है? सिद्धार्थ। ये महापुरुष की गिनती में कैसे आ सकता है? क्लोजिंग कमेंट, अल्लामा सिद्धार्थ इकबाल, आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है? हाँ, मैं एक बात फिर एकलव्य आपके पास आऊंगा। आपके हाँ। बीच में रखना सर चाहता मेरी हूँ बात कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा मैं चंदू जी, बता बचा है क्या? थोड़ा जल्दी बोल दीजिए प्लीज, समय की बाध्यता दूं। होती एक है ना। अंतिम लाइन बची हुई है, कृपया उसको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। कि इन्होंने कहा कि जब तक मुसलमानों के लिए अलग इकाई का निर्णय नहीं ले लिया जाता, स्वतंत्रता की बात बेईमानी हो, विभाजन नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता का मतलब नहीं रहेगा। बस ये अच्छा, थोड़ा सा अच्छा। विचार जो है ना सर, ठीक है। ये इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे आज भी खटकता है। ठीक है। क्योंकि एक अंतिम लाइन बोल रहा हूं कि इतिहास क्या है, समझिएगा। इतिहास क्या है? इतिहास भूतकाल का अध्ययन है जिसे हम वर्तमान में करते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इस कथन के माध्यम से थोड़ा सा हाँ, बल्कि मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। सिद्धार्थ, होता क्या है, अल्लामा इकबाल जो है उसका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1877 में। हाँ। इसके पूर्वज भी हिंदू थे, इसके पूर्वज भी नहीं, पूर्वजों ने भी ठीक है। तलवार की दम पे सलवार पहनी थी, तलवार के डर से तलवार पहनी थी। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, देखिए होता क्या है, हिस्ट्री से अगर आप सीख न लो मैं तो गलतियां रिपीट होती हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो हिस्टोरिकली हमें उसे अप्रिशिएट करना है या नहीं करना है? लेकिन इतिहास हमें ये सिखाता है, चंदू जी भी इस बात से सहमत होंगे, कि इतिहास एक पृष्ठ से नहीं पढ़ा जाता, दोनों तरफों से पढ़ा जाता है। ठीक है। और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि इस फसाद की वजह क्या है, आखिर हिंदू मुसलमान के दंगे होते क्यों हैं। जब इनकी गूढ़तम गहराइयों में हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हिंदुस्तान का आम मुसलमान ये सोचता है कि जिस मुल्क में हम राजा थे वहां आज हम अल्पसंख्यक बन के रह रहे हैं, और हिंदुस्तान का आम हिंदू वो ये बात अरे सोचता लुटेरे है। थे, काहे के राजा थे ये हिंदुस्तान के अंदर? वो ये बात- हिंदुस्तान में लूटना है। ठीक है, हिंदुस्तान भारत भाई देशी आक्रांता थे। मैंने किसी को किसी के बीच में नहीं बोलने दिया है। भारत भाई, किसी को काहे के राजा थे हिंदुस्तान मैंने में? किसी को बीच में नहीं बोलने दिया है। कब राजा रहे? ठीक है। कैसे राजा रहे? पूरा ये मुगल- लूटने आए थे हिंदुस्तान अंग्रेज को। भी उसी और का आज एग्जाम्पल तक है। लूट रहे भारत भाई, हैं। अंग्रेज भी उसी का एग्जाम्पल सही कह रहे है। हैं सर, मुस्लिम्स और मुगल्स में बहुत फर्क है। हाँ, correct, नहीं, correct। हाँ, मैं हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक बात कह रहे हैं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो मुसलमानों को इस बात का डर है कि जहां आपका राज्य था, आज आप उस देश में अल्पसंख्यक हो गए। वो डर रहना और चाहिए। हिंदुओं को इस वो बात डर का रहना डर चाहिए, है, भय- दो मिनट भारत जी बीच में नहीं बोलेंगे। अब आप। हिंदुओं को हाँ। इस बात का भय है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये आक्रांता हैं, जिन्होंने हमारी मंदिर मस्जिदों को तोड़ा, हमारी देवी देवताओं को भ्रष्ट किया।
लेकिन अब इसका समाधान क्या निकलना चाहिए? जैसा कि आप करें कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए, तो इस फसाद की वजह तो ये हुई, ठीक है। लेकिन इसका समाधान क्या निकलना चाहिए? नहीं, हिंदुस्तान पर के समाधान ये तो नहीं हो सकता कि अल्लामा के नाम पर अप्रिशिएट करके हम सम्मान देते नहीं रहें। होना चाहिए, मैं भी नहीं कह रहा, लेकिन हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के रहेगा। आम यही इंसान, समाधान आम है हिंदुओं इसका। को इस बात को सोचना चाहिए कि जो आक्रांता थे, और ये एकलव्य भाई भी इस बात से सहमत होंगे, जिन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमारे मंदिरों को तोड़ा, वो इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे। इस्लाम के जो 4 खलीफा थे, वही इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि थे। अभी तो आप वही इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि अभी थे। तो आप कह रहे ठीक है, थे कि ठीक है, अच्छा, ठीक है। दूसरा शॉर्ट मुसलमानों में को खत्म नहीं, करना है। मुसलमानों को एक बात समझनी चाहिए कि एक शब्द आता है पान इस्लाम। उनकी जो राष्ट्रीयता है वो देशों में सीमित नहीं रहती, वो धर्म के आधार पे होती है। तो मुसलमानों को ये बात सोचनी चाहिए कि हिंदुस्तान में देश के प्रति मोहब्बत जो है वो पहले होनी चाहिए, धर्म के प्रति मोहब्बत बाद में ठीक होनी है, चाहिए। एकलव्य। और मैं अंत में सिर्फ वही अल्लामा इकबाल की 4 लाइनों से अपनी बात समाप्त चलिए, करता ठीक है, हूं बोल दीजिए। कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मसूरे हैं आसमानों में, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक नहीं होगी दास्तानों में। ठीक है, तो फिर एकलव्य, मैं क्लोजिंग अंत में कमेंट। अपना अंतिम आपको बताने से पहले वो लाइंस रिपीट कर दूं जो अल्लामा इकबाल ने कही थी कि हो जाए इशारा अगर खुरासन का, शाहे खुरासन का, तो सजदा ना करूं इस हिंद की जमी पर। ठीक है। ठीक है, देखिए स्वप्निल जी, इंपॉर्टेंट जो है ना समझना वो बहुत ज्यादा, वो ये है कि अभी एक बात कही गई कि अगर भारत शर्मा जी को एक बात कही गई ना कि आपको ऐसा अगर संघर्ष करना है तो बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा उनका नाम मिटाने के लिए। देखिए, मैं तो चाहता भी नहीं कि उनका नाम मिटे, क्योंकि ऐसे लोग के बारे में हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए, और ऐसे लोगों से, और भारत शर्मा जी जैसे लोगों से हमारे और युवकों को प्रेरणा लेती रहनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ खड़े होने की, जिन्होंने उस समय पे कहा, एक तरह से भारत के टुकड़े करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और आज भी जो उनका गौरव गान कर रहे हैं, एक तरह से समझ ना समझ में उसी मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।